नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान बैठक की और अधिकारियों को मानक तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पंचायत भवनों का निर्माण किया जाए और गांवों के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक विकासखंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य किए जाएं। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम को भी शामिल हों। इसके अलावा गांवों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाएं। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं वो पर्वतीय शैली में बनाए जाएं, जिसमें उत्तराखंड की विरासत की झलक हो। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा रही 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 से 23 अगस्त तक होगा। सत्र का आयोजन गैरसैंण की भराड़ी सैन विधानसभा में किया जाएगा। शुक्रवार शाम को शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में सत्र का समय व स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। तब से सत्र संपन्न कराने की तैयारी चल रही थी। शुक्रवार को सीएम ने तारीख तय कर दी है। बता दें कि गैरसैंण के भराड़ी सैन स्थित विधानसभा भवन में हर साल बजट सत्र आयोजित किया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने 2024-25 का बजट सत्र देहरादून में कराया था। आप जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है, ये विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और भराड़ी सैन में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था, अगस्त के माह में हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये विधानसभा का सत्र होगा। खबर देहरादून से है, जहां बीते 24 जुलाई से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अपील पर स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। उत्तराखंड में धामों की स्थिति और बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ के विषय को लेकर हाईलाइट करके राजनीति करना चाहती है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं। राइट। अब देखिए, कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके घर के घर तक उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, साथ ही मतदाता सूची का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सीमांकन का कार्य अंतिम चरण में है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव करा दिए जाएंगे। तीन चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद
हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। जो कि मेरे पार्टी के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रदेश में बीते बुधवार हुई भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है, जिसमें अभी तक करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू कार्यों में जुटा हुआ है। अभी तक करीब 4000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं आपदा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि आपदा को लेकर सरकार के द्वारा पहले से कोई तैयारी नहीं की गई। इसी को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। एसडीआरएफ की टीम ने राहत कार्य करते हुए कई लोगों को बचाया है। तो वहीं व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। भारी बारिश के चलते प्रदेश में तबाही का मंजर देखने को मिला है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार आरोप विपक्ष लगा रहा है, बिना सिर पैर की बात कर रहा है। बोलने को कुछ नहीं है तो चलो यही बोल देते हैं और मस्खरी कर देते हैं। उसी अंदाज में इस समय विपक्ष बात कर रहा है। जिस प्रकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो अपने आप को मुख्य सेवक के रूप में देखते हैं, लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और मैं हूं ना, एक छोटा सा शब्द है लेकिन ढांढस बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है, वो कहते हुए आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं। लगातार कंट्रोल रूम में लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से जिस प्रकार से रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया है। केदारनाथ में मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लैंडस्लाइड और भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा पर आए हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं। श्रद्धालुओं का बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल अभी सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक के मुताबिक जितने भी लोगों की सूचना पुलिस के पास है, उन सभी को अपने घरों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और अभी भी कहीं पर रेस्क्यू अभियान जारी है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां भारी बारिश के चलते श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। आपको ज्ञात है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह को लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुंच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं। तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों के लिए मानदेय की योजना तैयार हो रही है। दरअसल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने निराश्रित गौवंशीय पशुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करने और गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों को एक निश्चित मानदेय देने की योजना बनाने के लिए तत्काल गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गौसदन और सड़कों में निराश्रित गौवंशीय पशुओं की व्यवस्था करने और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य भर में गौसदनों के निर्माण के लिए जारी 10 करोड़ की धनराशि का उपयोग करने के लिए पंचायती राज विभाग को जल्द इस संबंध में वित्तीय मद खोलने का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अब प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में मेट्रो परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद में लगी हुई है। हालांकि प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने को लेकर चल रही प्रक्रिया को केंद्र सरकार से आशातीत सफलता नहीं मिली है। शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अब राज्य सरकार इस परियोजना पर फिर से काम कर रही है। राज्य सरकार को मेट्रो रेल के 2 मंडल दिए गए हैं। अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मॉडल का निर्णय होगा और इसके बाद डीपीआर बनाई जाएगी। तो मैं ये, चूंकि आप जानते हैं कि मेट्रो हमारे प्रदेश में इसकी सुविधा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे और चूंकि सेंटर में हम लगातार इसकी बातचीत करते रहे, वहां आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। अब हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से हमने 2 मॉडल दिए हैं। उन 2 मॉडल को लेके अभी एक सीएस की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उस मॉडल को फाइनल होने के बाद, जो डीपीआर फाइनल होने के बाद फिर हम इस काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक लाने के लिए नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का प्रावधान सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत 50 किलो से अधिक कचरा निकालने वाले प्रतिष्ठानों को खुद ही अपने कचरे का निस्तारण करना होगा। ऐसा न करने पर नगर निगम इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हालांकि निगम इसके निस्तारण के लिए प्रशिक्षण देगा और सूखे कूड़े का उठान भी करेगा। निगम ने राजधानी में 300 से अधिक ऐसे प्रतिष्ठान चिन्हित किए हैं, जिसकी जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि 50 किलो से ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाले प्रतिष्ठानों को अपने कूड़े का खुद ही निस्तारण करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां अपशिष्ट प्रबंधन नियम सख्ती से लागू करने की हिदायत दी गई है। प्रतिष्ठित स्थानों को अब खुद ही अपना कचरा निस्तारण की जिम्मेदारी उठानी होगी, जिसको लेकर नगर निगम अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों को कूड़ा उठान की जिम्मेदारी उठानी होगी। देखिए, जो 50 किलो वाला जो आप बता रहे हैं, मैं अगर सही समझ पा रहा हूं तो आप बल्क वेस्ट जनरेटर्स के विषय में बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसे बल्क वेस्ट जनरेटर्स का चिन्हीकरण तो हमारा पिछले वर्ष ही हो चुका था। उनको नोटिस भी दिए गए थे और नहीं करने पर उनका उस समय चालानी कार्रवाई भी की गई थी। परंतु बाद में फिर बोर्ड के निर्णय के क्रम में उन लोगों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया था कि उन्हें मौका दिया जाए, तो उसमें उनको मौका भी दिया गया। फिर अब दोबारा से हम लोग जो है उनका जो है उनके पास जो है जाकर उनका जो है निरीक्षण करेंगे। यदि उनके द्वारा जो है बल्क जनरेटर की कैटेगरी में अभी तक कोई कार्रवाई अग्रिम नहीं की गई होगी, जैसे कंपोस्ट पिट बनाने थे। लालकुआ नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में युवाओं में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अवैध नशे के कारोबार पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर अवैध नशे के कारोबार पर रोक नहीं लगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाजी होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। फल फूल रहा है, तो हमने मैम को यह अवगत कराया है कि हमारे क्षेत्र में जगह जगह शराब के, स्मैक के और चरस के अड्डे बनाए गए हैं। उन अड्डों में रोक लगाई जाए और मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं उस पर कावड़ के तुरंत बाद मंडे से इसमें मैं कार्रवाई करूंगी और जिसमें हमें जनता का भी सहयोग चाहिएगा और हम मैम को पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। नशे के खिलाफ अगर पुलिस को कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसमें जनता का या हमारा सहयोग होगा, हम दिन रात पुलिस के साथ इस अभियान में जुड़ने के लिए तैयार है और काम करने के लिए तैयार है। के पास आए थे जो लालकुआं और बिंदुखुत्ता क्षेत्र में लगातार अवैध नशे का कारोबार बढ़ रहा है, इसको लेके हम मैडम के पास आए थे और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन बाद कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पे
रहेगा तो उसके बाद हम आपका सहयोग करेंगे। और हमारी आगे ये रहेगा कि हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके पूरे क्षेत्र में घूमेंगे और स्कूलों में जाएंगे, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे, जिसमें सीओ मैडम का हमारे बोला है कि हम आपके साथ है, पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ रहेगा, जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उत्तराखंड के लिए लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग हो रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड के साथ ही सभी हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इन राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, जिसके कारण इन राज्यों के लिए विकास की पृथक नीति बनाने की आवश्यकता है। महोदय, उत्तराखंड समेत हिमालय राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति देश के बाकी राज्यों से अलग है। यहाँ जहाँ एक और प्राकृतिक सौंदर्य व संपदा की बहुतायत है, वह पर्यावरण स्वच्छ है, दूसरी तरफ की विषम समस्या भी है। हिमालय राज्यों के सतत विकास के लिए स्वतंत्र नीति बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। हिमालय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अन्य हिस्सों से अलग हैं। पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक संरचना के अनुसार विकास की कांवड़ यात्रा सुरक्षित संपन्न होने पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस की टीम ने मां गंगा की भव्य आरती की। आरती के दौरान सभी पुलिस कर्मियों ने पूजा अर्चना कर कांवड़ यात्रा सुरक्षित संपन्न होने पर मां गंगा को धन्यवाद किया। इस दौरान सीओ संदीप नेगी ने बताया कि इस साल नीलकंठ में 45 लाख से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया है। इतनी बड़ी संख्या को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से जलाभिषेक कराने के लिए जो प्रेरणा मिली है वो मां गंगा नदी ने दी है। इसलिए मां गंगा की पूजा अर्चना और भव्य आरती कर धन्यवाद किया गया है। भविष्य में इस प्रकार के मेले और यात्रा के लिए मां गंगा से प्रेरणा मिलती रहे, यही प्रार्थना की गई है। उत्तराखंड पहुंचे कांवड़ियों को लेकर सुचारू व्यवस्थाएं करना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर कांवड़ियों द्वारा जलाभिषेक कर ये यात्रा सुचारू रूप से संपन्न होने को लेकर आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नंगनियाल ने पुलिस प्रशासन को बधाई दी और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बार 4.5 करोड़ के आसपास कांवड़िए उत्तराखंड आए। कुछ घटनाओं को छोड़कर पूरी कांवड़ यात्रा इस बार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हाईवे खुला रखना भी उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पिछले सालों तक जाम की स्थिति पैदा होती थी, यहां फिर लंबे समय तक जाम लगा रहता था और संघर्ष करके डाइवर्ट करके रूट खोलना पड़ता था, जो कि इस बार देखने को नहीं मिला। वहीं पुलिस दिन रात मिलकर पूरी कर्मठता के साथ ड्यूटी में लगी रही। यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न हुई। वैसे 22 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से शुरुआत हुई थी, लेकिन कांवड़िए 1 जुलाई से आना शुरू हो गए जो राजस्थान और दूर दराज से आते हैं। लेकिन जो वाहनों से आना है ये आपका 22 तारीख से शुभारंभ हुआ था और लगभग आज ये जो है अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार कांवड़ जो आए थे अपने डेस्टिनेशन को, जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर जो पास के अभी भी जा ही रहे वापस। तो करीब 4.5 करोड़ के आसपास की एक संख्या रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भोले बाबा का अभिषेक करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। वहीं सावन शिवरात्रि के शुभ दिन पर शिव मंदिर रामबाग में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। मैं तो 4 बोतल बिके कोनी पर आठ जाने का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस्ती किराए में चला जा है। अरे तू सुन लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हाथों में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या रंग
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक इंचार्ज ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर खीर भी बांटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये नारा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस नारे की हकीकत समय समय पर ही देखने को मिलती रहती है, जिससे साबित होता है कि जिस भी व्यक्ति ने ये नारा दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। ऐसा ही नजारा ऋषिकेश के इंद्रमणि बडौनी चौक पर देखने को मिला, जहां खाकी वर्दी में तैनात ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान समुदाय विशेष के होने के बावजूद सावन की शिवरात्रि पर नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों की सेवा करते हुए देखे गए। खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बार पहाड़ों में मानसून की बारिश राहत नहीं, आफत का रूप लेकर आई है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी जिलों में बारिश की वजह से जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं चमोली और बागेश्वर जिले में कल भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खबर देहरादून से है, जहां भारी बारिश के चलते जलभराव और बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट तो कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हरिद्वार के टिबड़ी में देर रात अजगर अचानक जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। विशालकाय अजगर को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने अजगर के साथ शरारत करते हुए उसे परेशान किया। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक अजगर को गले में डालकर घूमते और शोर शराबा कर उसे भगाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि अजगर का रेस्क्यू करने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि शरारत कर रहे युवकों ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां एक विशालकाय अजगर जंगल की ओर से सड़क पर पहुंच गया, जहां कुछ युवकों ने अजगर को परेशान किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो हरिद्वार का है, जिसमें कुछ युवक गले में अजगर को लपेट के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।